हेलो स्टूडेंट्स, शीशीए डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको लास्ट क्लास के अंदर प्रदीप जी सर ने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे। ठीक है, अपने दो वेक्टर का प्रोडक्ट चल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने आपको डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट करा दिया है। तो एक बार अपन थोड़े से डॉट प्रोडक्ट के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में उनके एंगल के बीच का कॉस थीटा, यानी आपके ए बी कॉस थीटा। यानी कि जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वह क्वांटिटी आती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो नंबर वन तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा। नंबर टू बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक पे पूछे जाते हैं, क्या, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि cos 90 कितना होने वाला है, जीरो। और इसी पर अपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी जो अननोन टर्म होती है इसके अंदर, जैसे आई कैप जे कैप की कोई भी अननोन टर्म, वो आपको इसी से पूछी जाती है। ये अपन प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके अंदर अपन एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपके नंबर थर्ड बात ये होती है कि आपको जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे कि यदि आपको ए के कंपोनेंट दे रखे हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करने का आपको तरीका बताया गया होगा कि सर डॉट प्रोडक्ट जब किया जाता है तो एक्स वाला कंपोनेंट एक्स वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। या आपने कुछ डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपने कुछ एग्जांपल्स या फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, एक आपके डॉट प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये भी आता है कि आपको यदि किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमेशा अपन क्या काम में लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ही काम में लेते हैं। कैसे, इसका भी फॉर्मूला आपको सर ने बताया होगा कि आप देख रहे हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल cos थीटा। एंगल फाइंड आउट करना है यानी कि आपको cos थीटा यहां से निकालना पड़ेगा। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब आपको बोला जाए कि सर यहां से थीटा कैसे निकालें, तो cos थीटा निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा है, क्या है अपने, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सॉरी अभी अपन ने देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या आया था, ये क्या था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन, अब आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट करते हैं। यानी कि घटकों के जो घटक होते हैं ना, ये घटक ए एक्स ए वाई ए जेड, इनके वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये तो ए का मैग्नीट्यूड हो गया और बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, cos थीटा की, यानी इनके बीच के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह आपने कुछ बेसिक डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस होते हैं। फिर इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन आती है, एग्जांपल होते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जैसे वर्क में काम में लेते हैं, ये आपको सर ने सारा बताया था। अब अपन आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, वज्र गुणन। ठीक है, सदिश गुणन किसे कहते हैं, तो सदिश गुणन के बारे में अपन समझते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको ध्यान में रखने हैं कि ये कैसे सोल्व होने वाले हैं।
क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर ही क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, कैसे आओ आपको बताते हैं। देखना, वो प्रोडक्ट, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे सर कौन सा प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणा या सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सदिश गुणन। सर इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्यान रखना, जब भी आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट को बीच में डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ये पता है। अब अपन देखते हैं कि जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी किया जाता है तो जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो एक सदिश राशि होगी। और सदिश राशि होने के कारण ही इसको अपन क्या बोलते हैं, सदिश गुणन बोलते हैं। इसको वज्र गुणन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस क्रॉस का साइन होता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आपको पता लग गया कि जो अपन को क्वांटिटी मिलने वाली है उसका क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसके क्या होगी, एक उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी से उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। अब अपन पता करते हैं कि सर इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो अपन देखते हैं, तो मैं बोर्ड को 2 पार्ट में बांट के पूरे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो आपके ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। आपको कहा गया कि आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सर किसके पड़ोगा बताओ। तो जैसे वहां पर था कि एक तो ए का मैग्नीट्यूड आने वाला है, साथ में एक बी का मैग्नीट्यूड आने वाला है, और फिर क्या लेते हैं, यहां पर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा यानी ए और बी के बीच के एंगल की ज्या, साइन थीटा को ज्या बोलते हैं। तो साइन थीटा, और साथ में ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और साथ में इसकी क्या लगाएंगे, डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या आती है, हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप। तो ये कहलाता है आपके इसका क्रॉस प्रोडक्ट। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो एंगल लेना है, एंगल जैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिया, सर आप थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि एंगल आपको हमेशा ए क्रॉस बी का मतलब होता है पहले कौन है, ए, तो ए से बी के बीच एंगल लेना है, ए से बी के बीच में एंगल लेना है। जैसे मैं कहूं ये आपके ए से बी के बीच में एंगल ये हो गया थीटा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके। अगर इसी प्रकार में आपको एक और चीज बताना चाहूं, मैं आपको बोलूं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करो, जो अपन आगे फाइंड आउट भी करेंगे। तो सर यहाँ पे क्या आने वाला है, एक तो बी का मैग्नीट्यूड, एक आपके ए का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा, साइन। अब आपको एंगल कौन सा काम में लेना है, तो एंगल अब आपको पता है कि सर बी से ए के बीच में एंगल लेना है। तो बी से ए के बीच का एंगल मतलब ये होता है, यानी हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है एंगल के अंदर, हमेशा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलना है। तो एंगल कितना हो गया, 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि एक पॉइंट पे बनने वाले टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई 360, और ये आपके एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, और साथ में लगा देंगे एन कैप जो आपके उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सर ए बी साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपके माइनस का साइन थीटा एन कैप। तो बच्चों ध्यान रखें, यहां पर आपके एंगल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जो पहले है उस वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेते हुए अपन एंगल फाइंड आउट करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ, और मैंने कहा बी क्रॉस है तो बी से ए की तरफ भी आपका एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये तो भी बात आपके इसके क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, क्या आता है, साइन थीटा, और साथ में इसकी क्या होती है, डायरेक्शन एन कैप। अब अपन इसके अंदर आगे और चलते हैं। सर देखिए और बताओ क्या बात हुई। तो अब अपन देखते हैं कि सबसे पहली बात कही जाए कि सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सर मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसका। तो यदि आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, मॉड्यूलस, तो वो आपकी कितना आएगा,
ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड्यूलस परिमाण। तो अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा और बच्चों एन कैप का मॉड्यूलस यानी इसका परिमाण इकाई सदिश का परिमाण यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो आपके क्या आंसर आने वाला है ए बी साइन थीटा। यदि आपके वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप एन कैप की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो कितना बन जाता है ए बी साइन थीटा। अब बात आती है नंबर 2। सर ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, अब अपन नंबर 2 बात करते हैं। सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सर इसकी डायरेक्शन बताओ। तो सर डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी बोल सकते हैं या फिर एन कैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो एन कैप भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करने के किसके को लिया है, सी के, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इन सभी की डायरेक्शन एक ही है, मतलब अलग अलग है, यानी ये आपके लिखने का तरीका अलग है पर सब चीजें एक ही है। तो इनकी से डायरेक्शन कैसे निकालें, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है, या तो आप क्या करो यहां से निकाल लो, जैसे अपन निकालना चाहे कि सर एन कैप इक्वल टू क्या होगा, जैसे नंबर 1 यदि आपको कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में दे, उनके बीच का एंगल दे, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप निकाल जाएगा सर इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या लगा देंगे साइन थीटा। तो ये होती है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। परंतु मोस्टली डायरेक्शन कई बार ऐसे भी फाइंड आउट करवाता है। और सर इसको कैसे सोल्व करें, तो अभी अपन आगे बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सोल्व किया जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसको यहाँ पे रखकर ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उनके बीच के एंगल का साइन थीटा लगा के अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल भी करेंगे, अपन देखेंगे आगे। परंतु उसके पहले नंबर 2 डायरेक्शन पता करने का सबसे शानदार तरीका आपके कहलाता है क्या, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जिसको बोलते हैं RHT रूल, या फिर दूसरा रूल भी काम में लेते हैं जो आपके क्या कहलाता है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। दक्षिणावर्ती पेच नियम, दक्षिणावर्ती पेच नियम जिसको बोलते हैं दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। इसके द्वारा अपन जो सी वेक्टर होता है, एन कैप होता है या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब सर कैसे, तो इसका तरीका देखिए। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, बड़ा ही सिंपल है। जैसे मान लो आपको ये दे दिया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ये अपने राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड ही काम में लेना है, लेफ्ट हैंड काम में नहीं लेना है। राइट हैंड क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स अंगुलियों को ए से बी की तरफ क्या करो, कर्ल कर लो, मोड़ लो, ठीक है। ए से बी की तरफ मोड़ लो तो जो आपके स्ट्रेच जो थंब होता है, जो आपके दक्षिण हाथ का जो अंगुष्ठ होगा, दाएं हाथ का जो अंगूठा होगा, ठीक है, राइट हैंड का जो थंब होगा, वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा ए क्रॉस बी निकालना है तो ए टू बी, ये लगा दिया। तो जैसे अपन फिंगर्स को इधर करेंगे तो थंब किधर आ गया, सर बाहर की तरफ, यानी बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। आपके जो बोर्ड है उसके तल के लंबवत है बाहर की ओर, और बाहर की ओर की डायरेक्शन यदि आपको पता है, जैसे उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है, क्या है, ऐसे बता दो। यदि आपको ऐसे नहीं पता तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, डॉट, और भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट सर्किल बना दिया जाता है। डॉट के क्या बना दिया जाता है, सर्किल। तो ये किसको बताता है, ये कहलाता है तल के लंबवत बाहर की ओर,
ठीक है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, तो आपकी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर प्लेन आउटवर्ड। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि आपको कहा जाए कि सर ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहलाता है, तो आपने कभी पेच देखा होगा, जब अपन उसको पेचकस से कसते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए से बी की डायरेक्शन में, जैसे मान लो पेच है, इसको आपको ए से बी की डायरेक्शन में घुमाना है। तो जैसे आप ए से बी की डायरेक्शन में इसको घुमाओगे ऐसे, तो घुमाओगे तो पेच क्या होता है, बाहर की तरफ आता है, बाहर आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, यानी कि तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं कि यदि आपको कहा जाए कि अब आपको डायरेक्शन बताइए किसकी, देखना ये आपके ए वेक्टर ले लो और ये आपके बी वेक्टर ले लो। अब मैंने कहा कि आपको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो बताओ क्या होगी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, पहले कौन है ए, दूसरी पहले कौन है बी, तो बी से ए की तरफ आपको अंगुलियां मोड़नी है, तो आपको बी से ए की तरफ अंगुलियां मोड़ोगे। ठीक है सर, आपने तो एंगल वैसे लिया था, बी से ए के बीच में एंगल ये लिया था, एंगल अपन ऐसे लेते हैं, परंतु जब अपन डायरेक्शन के लिए काम में ले रहे हैं तो अपन को अंगुलियां बी से ए की तरफ मोड़नी है। एंगल हमेशा आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिया जाता है, जो पॉजिटिव होता है। तो आपने देखा कि सर जब बी से ए की तरफ मोड़ेंगे, ये आपके दायां हाथ, इसकी अंगुलियों को बी से ए की तरफ मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर है सर, अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं आपके क्रॉस सर्किल, क्रॉसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्रॉस सर्किल इसको बोलते हैं तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन की बात। ठीक है, तो इस प्रकार अपन डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर एक चीज हमारे समझ में आई, क्या, देखना यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सर क्या बनी, देखना सर, आपने डायरेक्शन बताया राइट हैंड थंब रूल, जैसे आपने इस पे लगाया, ठीक है, ये ए और बी, और इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट किया, डायरेक्शन निकाली, तो वो क्या है, थंब, यानी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, कहने का मतलब ए के भी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी जो सी वेक्टर होगा ना, सी वेक्टर बराबर यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो बच्चों समझ जाओ क्या, कि जो आपके जो सी वेक्टर होगा, ठीक है, या फिर जो आपके एन कैप होगा, या फिर जो आपके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, ये तीनों ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सर किसके लंबवत होंगे, किसके लंबवत होंगे, अभी अपन ने देखा सर ये किसके लंबवत आ रहा है, ए के लंबवत है ना, तो ए के लंबवत होते हैं। नेक्स्ट बात, सर बी के भी लंबवत है, बी के लंबवत होते हैं। सर ए और बी ए की तल में है, तो इस तल के भी क्या है, लंबवत। ये बात होगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस तल में है उसके लंबवत होंगे, उसके क्या होंगे, लंबवत होंगे। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है, उस प्लेन के वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, जब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालोगे, जब अपन ए वेक्टर में बी वेक्टर जो जोड़ते हैं, तो वो रिजल्टेंट मिलता है, परिणामी मिलता है, और वो परिणामी भी उसी तल में ही होता है। कैसे, जैसे आपने त्रिभुज नियम लगाया हुआ, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, तो सी वेक्टर ऐसे बनता है। तो आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर ए के तल में है, तो सी भी इसी तल में आ रहा है, तो आप क्या सॉरी आर ले लेते हैं, आर वेक्टर भी इसी तल में आ रहा है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसके लंबवत होता है, तो आर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, यानी इसके सम के भी परपेंडिकुलर होता है। यदि अपन माइनस कर ले तब इसके भी लंबवत होता है। अब चाहे से कोई सी भी संख्या ले लो, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर कुछ भी लिखा हुआ हो, इन सब के बच्चों क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है सर, अगर ये लंबवत है तो अभी मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, आपके उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो बस ये दिमाग में बिठा लो, नोट नंबर 2, क्या
कि यदि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, यदि आपके जैसे पी वेक्टर परपेंडिकुलर क्यू वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आने वाला है, 0। तो यदि मैं आपको दे दूं कि यदि इन सब का यदि आपके इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा, सर ये लंबवत है, लंबवत तो कितना आएगा, 0। तो अपन बोल सकते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, कि सर आप बोल सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं क्या, कि यदि अपन इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनके परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ, लंबवत सदिश के साथ, तो आपके क्या आने वाला है, 0। कहने का मतलब ये हुआ सी वेक्टर हो, जैसे सी वेक्टर इसका सॉल्यूशन है, या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो, या फिर एन कैप हो, क्योंकि एन कैप भी इसी की डायरेक्शन है, तो इन सब का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट किनके साथ, वो देखो हो रहे, ए वेक्टर के साथ ले लो, बी वेक्टर के साथ ले लो, या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल में कोई भी हो सदिश उसके साथ ले लो, यानी कि मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ले लो, या फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ले लो, या फिर ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर ले लो, आपके कुछ भी ले लो, आपके हमेशा इनके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बनते हैं। ठीक है, बहुत बार मैंने देखा है कि जो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार आपको दिए जाते हैं, आपकी शीट जो आपके टेस्ट पेपर लगेंगे उनमें भी आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप कोई कहीं भी जगह आप टेस्ट दे लो, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, बच्चे क्या इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो सर ये तो एकदम अलग हो गया। अरे अलग क्या हो गया, जब अपन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो उसी प्लेन में होगा, और यदि वो उसी तल में है, उसी प्लेन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इस तल के क्या होता है, लंबवत होता है, इस प्लेन के क्या होता है, लंबवत, और लंबवत होते ही आपके डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0। तो इस प्रकार अपन पता कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये तो गई अपने आपके इन सब की बात। अब जैसे अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, आपके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन दे रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है। ठीक है, देन तो बताओ विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, पहले फर्स्ट सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सेकंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, नंबर थर्ड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और नंबर फोर सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर प्लस है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपको देखते पता लग रहा है कि सर ये सब लंबवत है, लंबवत है तो इनका 0 होने वाला है, यानी ए भी लंबवत होता है, सी भी लंबवत होता है, यानी जो आपके सी होता है वो ए के लंबवत, सर ये तो राइट है। ठीक है, ये भी राइट है क्योंकि बी के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। अब बात आती है कि सर सी ए प्लस बी, यानी जो रिजल्टेंट निकालते हैं इसके भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परंतु जो सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन क्या बोलता है कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, सी। तो सर ये दोनों तो पैरेलल होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, परंतु ये लंबवत नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट आपके क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपके राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन ये होगा कि जो सी वेक्टर होता है ना, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो सी वेक्टर मिलता है वो हमेशा क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, तो इसके आप ये क्या आएगा, पैरेलल आएगा, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होता, ये ए और बी के रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, परंतु इनके क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये आपके इसका राइट ऑप्शन है, अगर ये होता तो ये राइट होता, परंतु ये नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके क्या है, ऑप्शन
ये आपके रॉन्ग है। तो इस प्रकार अपन पता कर सकते हैं। जैसे अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, इसी का सर एक और क्वेश्चन बताइए। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे अपन ले लेते हैं कि वैसे ये फॉर्मूला आगे काम में आएगा, परंतु फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, बताने के लिए ले लेता हूं कि आपकी जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज अलोंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ये किस में है? ईस्ट डायरेक्शन में। एंड बी वेक्टर इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, then direction of B vector cross A vector। बताओ B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो सर कैसे पता करें? पता करने का तरीका देखना सबसे शानदार। सर अपन क्या करें, ऐसे मान लेते हैं ये आपके क्या है, ये ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट, इधर क्या होने वाला है, वेस्ट, और इधर साउथ। अब आपको कहा गया कि ए अलोंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ए ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। बी इज नॉर्थ डायरेक्शन, बी ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है? बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ राइट हैंड थंब, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, अंगुलियों को बी से ए की तरफ मोड़ो। जब बी से ए की तरफ मोड़ोगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, यहाँ पे प्लेन के इनवर्ड जा रहा है। और यदि अपन वैसे देखें तो सर इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ करेंगे, आपके थंब किधर जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आपकी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके अकॉर्डिंग तो क्या आने वाली है, इसके अकॉर्डिंग आने वाली है आपके परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, यानी आपकी जो कॉपी है ना, कॉपी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। परंतु अपन जैसे अपन डायरेक्शन का नॉलेज लेके करें इस क्वेश्चन को, तो आपकी डायरेक्शन किधर आने वाली है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ, ठीक है, तालिका नंबर नीचे की तरफ। तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। तो इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन की बात। अब अपन आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। तो सर प्रॉपर्टीज बताइए। तो प्रॉपर्टीज का मतलब इसके गुण देखेंगे, ठीक है, क्या क्या आपके इसके गुण हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, आप सभी ने अभी देखा कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, जो क्या आता है, सी वेक्टर, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि जो ये सी वेक्टर होता है ना, ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, सी वेक्टर होता है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सी वेक्टर होता है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल होता है, ठीक है। क्या होता है इसके, पैरेलल, समानांतर होता है, ठीक है। तो ये तो सी वेक्टर ए वेक्टर के लंबवत होगा, बी के भी लंबवत होगा, परंतु ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल, समानांतर होता है, ठीक है। नंबर 2 बात देखते हैं अपन। नंबर 2 पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान देना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कहा जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करो, जैसे अपने डायग्राम में देखा भी था कि ये आपके ए वेक्टर है और ये आपके बी वेक्टर है, तो आपको ए वेक्टर से इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ए से बी फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा एन कैप, यही बताया था मैंने, ठीक है। परंतु यदि आपको कहा जाए क्या, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करो, तो आपकी क्या आएगा, सर बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। अब एंगल कौन सा बनने वाला है, सर अब एंगल बन जाएगा बी से लेकर ए वाला, तो ये कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा, तो ये कितना बनेगा, 2 पाई माइनस थीटा एन कैप। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, आपके ए बी साइन थीटा और साथ में लग जाता है माइनस का एन कैप, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो आपने देखा क्या,
किसे जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, वो ए बी साइन थीटा एन क्या पता है, परंतु जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं तो ये क्या हो जाता है सर, इन दोनों का आंसर इक्वल, बट चिन्ह किसका लग जाता है, साइन किसका लग जाता है, माइनस का। तो सर ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी इनमें इन दोनों का क्रम बदल गया, तो ये कहलाती है क्रम विनिमय। तो कहने का मतलब होता है कि जो आपके वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो इसकी क्रम विनिमय नियम होता है, कौन सा, क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। तो सर यदि ये इसके इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा, कहने का मतलब ये कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल तो है, तो चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के होता है, बट बोथ आर एंटी पैरेलल। सर एंटी पैरेलल का मतलब, अरे किसी वेक्टर में माइनस का साइन आने का मतलब क्या होता है, उसकी दिशा विपरीत हो गई, यानी वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा का मतलब समझ गए होंगे, जैसे ए वेक्टर है तो माइनस का ए वेक्टर इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना होने वाला है, 180। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमेशा याद रखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के क्या होता है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 180। सबसे इंपॉर्टेंट 180, और 180 को लिखा जा सकता है क्या, पाई रेडियन। पाई में बोला जाए तो पाई रेडियन। तो ध्यान रखना, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, विपरीत दिशाओं में होते हैं, और उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180। ठीक है, तो ये आपकी 2 नंबर प्रॉपर्टी थी। अब अपन देखते हैं नंबर 3rd प्रॉपर्टी। सर नंबर 3rd प्रॉपर्टी अपने है, नंबर 3rd प्रॉपर्टी कहलाती है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये कहलाती है इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यह है आपके साचर्य नियम। साचर्य नियम का क्या करती है, पालना करती है। कैसे, देखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो सर ए पहले है तो ये इन दोनों वेक्टर में भी पहले ही आएगा। कहने का मतलब सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। कहीं आप ऐसे मत लिख देना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए यदि पहले है तो ये पहले ही आएगा और बी और सी बाद में रहेंगे और बीच वाला साइन लग जाएगा। तो ये आपकी इसकी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, साचर्य नियम की पालना करता है। अब आपके नंबर 4 जो आपके कहलाते हैं स्पेशल केसेस। सर स्पेशल केसेस कैसे, जैसे मैंने कहा था जहां पे भी साइन थीटा कोस थीटा आ गया ना, वहां पे अपन क्या काम में लेंगे, स्पेशल केसेस काम में लेंगे। तो सर बताओ स्पेशल केस क्या, तो सबसे पहला स्पेशल केस नंबर 1 क्या, इफ थीटा इज 0 और 180। माना थीटा 0 का मतलब क्या होगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, यानी ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर भी इसके पैरेलल। 180 का मतलब एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर, यानी ए वेक्टर यदि इधर है तो बी वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट। थीटा कितना हो जाएगा, 180। तो आपके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होने वाला है, ए बी साइन 0 ले लो या आपके 180 ले लो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब यदि दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल समानांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। और यदि दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समानांतर है तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा,
जीरो होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अपन किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करें, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, सदिश गुणनफल कितना होता है? जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल, यानी समानांतर है, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? समानांतर। तो क्या आएगा? ए साइन जीरो एन कैप वो कितना हो जाएगा? जीरो। यानी जब दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो समझ जाओ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ए बी के क्या होगा? पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी सदिश का, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ, ठीक है, उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो होता है। नंबर 2 आपके इफ थीटा इक्वल टू 90, अगर आपके थीटा 90 हो, 90 का मतलब परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर तो इधर और बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो गया? 90। तो आपके जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो क्या होगा? ए बी साइन 90 एन कैप कितना हो जाएगा? ए बी एन कैप। कहने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है? कितनी होती है? ए बी, यानी इसका मैग्नीट्यूड, मॉडुलस बोल रहा हूं मैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी। और वो कब मिलता है? जब एक दूसरे के वो क्या हो? लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है। और आप एक चीज जानते हो कि जब अपन साइन थीटा काम में लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? सर साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक है, -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो यदि आपको कहा जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो सर मिनिमम वैल्यू अपन बता सकते हैं कि सर मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके? मिनिमम वैल्यू आपके आएगी 0। हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 होती है, माइनस की ए बी कभी भी नहीं होती। ठीक है, माइनस की ए बी तो तब होगी जब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए? अपोजिट। तो ध्यान रखना, माइनस की ए बी नहीं होती है, 0 होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जब भी अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, और ए डॉट बी के इक्वल या ए डॉट बी से छोटी। ठीक है, तो हमेशा इसकी वैल्यू इसके बीच में रहती है, यानी कि ए बी के इक्वल या ए बी से छोटी, और 0 के इक्वल 0 से बड़ी। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू रहती है। तो यहां से भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज आपकी ये होती है, माइनस की रेंज का मतलब होता है डायरेक्शन क्या हो गई है? अपोजिट। तो वो आपके ये आपके कुछ प्रॉपर्टी थी, स्पेशल केसेस। अब अपन इसके अंदर आगे और देखते हैं। आपके जैसे आगे देखा जाए तो आई कैप जे कैप के क्रॉस प्रोडक्ट देखे जाएंगे। ठीक है ना, तो आई कैप जे कैप के क्रॉस प्रोडक्ट अपन देखते हैं आपके। तो आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है नंबर 5। ठीक है ना, नंबर 5 प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। नंबर 5 प्रॉपर्टी है आपके क्रॉस प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। आपके जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना सर, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन से? जिसे आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका अपन क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बात नंबर 1। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होने वाला है सर? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इनके बीच का एंगल साइन 0, साथ में एन कैप कितना हो गया? 0। जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा? 0। के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? 0। ठीक है, तो आपकी ये बात होती है, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है? आपके 0 हो जाता है। अब नंबर 2, अब अपन नंबर 2 केस देखते हैं आपके। नंबर 2 क्या है? यदि अपन डिफरेंट ले, डिफरेंट कैसे? जैसे मैं आपके एक बार कार्टेशियन सिस्टम बना दूं, जैसे आपकी ये है, ये हो गया आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इधर है आई कैप, इधर है जे कैप और इधर है
के कैप। तो जब भी अपन कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपके पॉजिटिव आंसर आएगा, और जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है आई कैप जे कैप के कैप, आई से जे, जे से के से आई चलेंगे तो आपके पॉजिटिव, और यदि इसके जस्ट अपोजिट चलेंगे, इसके अपोजिट चलेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक रूल, चक्रीय नियम, साइक्लिक रूल। तो आपको जैसे कहा जाए कि सर आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होने वाला है, तो सर आई से जे की तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या आएगा, के कैप आएगा। कैसे, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो साइन 90, क्योंकि एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच का एंगल कितना होता है 90, साइन 90, और साथ में इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, के कैप। कितना आ गया आंसर, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या होने वाला है, प्लस का आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होने वाला है, जे कैप। अब मैं बोलूं इसका जस्ट अपोजिट, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, सर जे कैप क्रॉस आई कैप, जे से आई की तरफ जा रहे हैं, उल्टा हो गया ना, यानी कि आपके क्लॉकवाइज तो नेगेटिव माइनस के कैप। ऐसे कैसे मैं बोलूं आपको, के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, तो माइनस का आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, माइनस का जे कैप। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है जिनके अपन ने पैरेलल्स के क्रॉस प्रोडक्ट देखे और परपेंडिकुलर के देखे। अब अपन देखेंगे यदि अपन को कोई वेक्टर कंपोनेंट में दिया हो तो कंपोनेंट में उसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो अपन देखते हैं कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो सर बताइए, देखिए कंपोनेंट्स में क्या होगा। तो बच्चों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं साथ ही साथ, क्या आपने देखा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। यहां से दूसरा मेथड भी निकल के आता है। दूसरा मेथड क्या निकल के आता है कि यदि आपके दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है, जैसे आपको मैं बोलूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यदि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो एक दूसरे के क्या हो बताए थे, पैरेलल बताए थे। और पैरेलल वेक्टर की एक और कंडीशन होती है, क्या होती है कि इनका जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, कंपोनेंट्स, उनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये किसके बराबर रहेगा, कांस्टेंट टर्म के बराबर रहेगा। यानी यदि दो वेक्टर के कंपोनेंट्स का रेशियो अगर कांस्टेंट के इक्वल आए, किसी भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल आए, तो हमेशा याद रखना क्या, वो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और यदि ये कांस्टेंट नेगेटिव आ जाए, यदि ये कांस्टेंट नेगेटिव आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। यदि यहाँ पे कांस्टेंट के है, के की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यदि वो एक दूसरे यानी के की वैल्यू नेगेटिव आए तो आपके वो क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं कंपोनेंट्स के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो कंपोनेंट्स में अपन क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करके देखते हैं, फिर अपन उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको समझते हैं आपके। तो देखते हैं, देखिए तो सर अब अपने आ रहा है इसी के अंदर अपने सी क्या, मान लो जैसे ए वेक्टर आपको दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और आपको बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। तो कैसे निकालें, तो इसको निकालने का तरीका होता है या तो एक एक टर्म को एक एक से मल्टीप्लाई करो, जैसे 9 टर्म आएगी 9 टर्म को सोल्व कीजिए, या उससे अच्छा इसको सोल्व करने का तरीका है आपके डिटरमिनेंट में। तो ये आई कैप जे कैप के कैप यानी सारणिक बना लीजिए। इसे मैथ में आपने सारणिक सोल्व की है। सबसे पहले ए है तो ए के कंपोनेंट लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर बी है तो बी के कंपोनेंट लिखेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब सोल्व करें, सोल्व करने का तरीका आप मैथ में जानते हैं। सबसे पहले आई कैप पहले रो पहले कॉलम के एलिमेंट को लेते हैं, तो इन दोनों के क्या लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को लिया जाता है। क्या हो गया, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, फिर माइनस का जे कैप यानी पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, इसको हटाया तो क्या बन गया ए एक्स ए जेड
ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड और प्लस का के कैप हो गया तो ये क्या बन जाएगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करें तो आपने 10th क्लास में भी ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व किया होगा कि सर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। तो आपके आई के कंपोनेंट क्या आने वाला है ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस का जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स और प्लस का के कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस प्रकार अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो यदि इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मान लो ये है, और आपके बी वेक्टर आपको दे रखा है कितना 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप है। तो बताओ आपके a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कितना होगा, तो फाइंड आउट करें। तो सर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालें तो i कैप j कैप k कैप। सबसे पहले a के कंपोनेंट कितने हैं, i वाला 1 j वाला 2 k वाला 3। फिर b वाले कंपोनेंट कितना है, i वाला 2 j वाला 1 k वाला 3 और इनका सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले i कैप वाला i कैप जब भी काम में लेते हैं तो यदि आपको मैथ के स्टूडेंट कर लेंगे कैसे, सबसे आई कैप लेते हैं तो ये वाला सोल्व करते हैं। तो 2 को 3 से 6 और -3, फिर माइनस का जे कैप लिया तो ये 3 प्लस का 3 माइनस का 6, ठीक है। फिर प्लस का के कैप लेंगे, क्या आएगा के कैप में सोल्व करेंगे 1 और -4 तो सोल्व करते ही क्या आ गया आपके 3i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। 6 में से 3 गए तो प्लस का 3i कैप, 3 में से -6 गए तो माइनस का 3 माइनस प्लस का 3j कैप और क्या आ गया माइनस का 3k कैप। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। तो आप इस बात अब आपको बोला जाए इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर, सबको ऐड करोगे कितना आएगा 3√3। तो ये आपका आ जाएगा जो यूनिट को लगा तो ये आपके सॉल्यूशन। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपके इसका सॉल्यूशन क्या आया, इसका सॉल्यूशन मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो 3√3 आया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। या आपके क्रॉस प्रोडक्ट के अपन ने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, अब अपन इसके देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो